तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माँ उरी पुलिमेरा के पार्ट 2 को। और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन में टॉप पर ही मिलेगा। आई हाईली सजेस्ट कि उसको देख लो, अदरवाइज आपको इसमें कंफ्यूजन होने वाली है। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारे असली पत्ते यहाँ पर खुलेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पर इसको 100% फ्रेश बताया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डॉक्टर अनिल विश्वनाथ ने। तो ये मूवी काफी बढ़िया है, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत होती है आखिरी मूवी के ही फ्लैशबैक से, जहां पर एक सुखी और खुशहाल परिवार था जिसको एक सज्जन आदमी लीड कर रहा था। लेकिन हमको पता चलता है कि वो सज्जन आदमी यानी कि कोमिरी उतना भी सज्जन नहीं था। अब एक दिन पता चलता है कि वो मारा गया है काला जादू करते हुए, और वो सस्पेक्ट था उसके अंदर, जिससे उसका परिवार टूट गया था। उसके परिवार ने उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी, लेकिन कोमिरी जिंदा निकला। उसने काला जादू सच्ची में किया था, जानी भी ली थी, और फिलहाल कोमिरी केरला में रह रहा है और कोमिरी का भाई जंगा अपने भाई को ढूंढने निकल चुका है। और अब हम जानेंगे आगे की कहानी को। तो पार्ट 2 शुरू होता है उत्तराखंड को दिखाते हुए, जहां पर एक अघोरी एक लड़की को बता रहा था कि हमारे देश में सिर्फ कल्चर और हेरिटेज ही नहीं था, बल्कि और बहुत कुछ भी था। सुश्रुत और चरक ने आज से सालों पहले मेडिकल साइंस को इन्वेंट कर दिया था। 300 AD में ये हमारे ऋषियों ने डिस्कवर कर लिया था कि पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन और भी काफी सारी चीजें हमारे यहाँ पहले ही बता दी गई थी, और ये सारी इन्वेंशंस, नॉलेज और वेल्थ को इन्वेडर से बचाने के लिए छुपा दिया गया है। और वो जगहें गार्डेड है, वो भी किसी तरह के बंधनों से सुरक्षित है, जैसे कि नाग बंधनम, कृमि बंधनम, जल बंधनम और गरुड़ा बंधनम। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई नाग बंधनम को खोलने के लिए पहुंच जाता है, जिसके साथ ये सीन यही शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं कोमिरी को, जो कि अब कविता के साथ केरला में एक आम जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। जिसके बाद हम लक्ष्मी को देखते हैं, यानी कि कोमिरी की बीवी को, जो कि अपने माउंटेन वाले घर पर थी, जहाँ पर कोमिरी को याद कर रही थी। और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही साथ उसका पति जिंदा भी था, लेकिन अब उसे अपना श्रृंगार हटाकर खुद को एक विधवा की तरह रखना होगा, क्योंकि जंगा ने उसको बोल दिया था कि वो उसको खत्म कर देगा। तो वो उससे कोई भी उम्मीद न रखे, क्योंकि देखो कोमिरी के पास में ये सब करने का चाहे कोई भी रीजन हो, उसने गलत किया था, उसने अपना परिवार बर्बाद किया था। अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को उसने खराब किया। खैर अब वो अपने घर वापस आती है और उसे बलीजा मिलता है, जो कि इससे पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। जिस पर वो बताती है कि कोमिरी पूर्णिमा के दिन उन लोगों को पहाड़ी पर लेकर जाया करता था, जहाँ पर भी उनका एक घर है, और कल पूर्णिमा थी तो उसकी याद में वो अपने बच्ची को लेकर वहाँ पर गई थी। खैर वो बलीजा की गले में एक माला को देखती है और उसके बारे में उससे पूछती है, तो वो बताता है कि जब वो सरपंच वाला किस्सा हुआ था तब उसने शराब तो छोड़ दी थी, और अगले ही दिन रमूला भी उसे छोड़कर चली गई, और वो दोबारा ऐसी गलती ना करे इसलिए उसने माला पहनी है। और रमूला अभी अपने मायके में है, जहाँ पर उसकी तबीयत भी खराब है, तो उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है। तो लक्ष्मी अपनी बालियां उसको बेचने के लिए दे देती है, ताकि वो रमूला को पैसे भेज पाए। और वो उससे बात करके ये कहती है कि वो जल्दी ही घर आ जाए, और ये इयररिंग्स उसको कभी कोमिरी ने दी थी। और वो फिर से बहुत दुखी हो जाती है कि उसका कैसा खुशहाल परिवार था और सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। खैर तभी हम जास्तीपल्ली गांव के अंदर एक नए SI को चार्ज लेता हुआ देख पाते हैं, जिसका नाम रविंद्र नायक है, जिससे मिलने कविता का भाई रमेश आता है और उसको ब्रीड करता है, उसका ख्याल रखने के लिए भी बोलता है। जिस पर रविंद्र ये कहता है कि उसका केस तो पहले से सेटल हो चुका है, लेकिन अगर आगे कुछ होता है तो वो देख लेगा। खैर अब सभी ऑफिसर्स उसको ब्रीड करते हैं, और वो अटेंडेंस रजिस्टर को देखकर ये बोलता है कि जंगा कहाँ गायब है, और उसे सारा केस पहले से पता था कि यहाँ क्या हुआ था। जंगा ने केस किया, वो जीतने लगा, लेकिन उसके बाद उसने विड्रॉ भी कर लिया, और वो मानता है कि जंगा ने पैसे लेकर वो केस वापस लिया था। लेकिन यहाँ का कांस्टेबल वरैया उससे ये कहता है कि जंगा बहुत ही ज्यादा ईमानदार ऑफिसर था, और वो पैसे लेकर कभी पीछे नहीं हट सकता। वो तो मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करना चाहता था, और पैसा लेना मतलब इन सब चीजों को पीछे छोड़ देना। उसने पैसे नहीं लिए हैं। और जब वो गायब हुआ था तो चौथे दिन ही लक्ष्मी यहाँ पर आई थी उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए, लेकिन उस कांस्टेबल ने उसे वापस भेज दिया, क्योंकि पुराना SI उस पर गुस्सा करता। और जंगा गायब नहीं है, बल्कि वो तो अपने भाई को मारने के लिए निकला हुआ है। खैर अब यहाँ पर रविंद्र काफी सोचता है और फैसला करता है कि वो जंगा की मिसिंग कंप्लेंट लेंगे और केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर जंगा गलत नहीं है तो वो उसको ढूंढ लेंगे, और अगर
गलत है भी तो सच तक तो वो पहुंच ही जाएंगे। खैर अब वो कांस्टेबल के साथ लक्ष्मी से पूछताछ करने जाता है और यहाँ समा भैया नाम का एक लक्ष्मी का रिश्तेदार आया हुआ था जो कि रेलवे में कुछ काम करता है। और अब उनके जाने के बाद रविंद्र लक्ष्मी से पूछताछ करता है और वो उससे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है कि जंगा ने तो पैसे लिए थे तो लक्ष्मी को तो शेयर मिला ही होगा और कहीं जंगा को उसने ही तो नहीं छुपा दिया है। और वो बस उसका रिएक्शन देखना चाहता था। हालांकि लक्ष्मी का वही रिएक्शन था कि उसे कुछ नहीं पता और उसका ये भी कहना था कि जंगा पैसे ले ही नहीं सकता। खैर तभी वहाँ बलीजा आता है और रविंद्र उससे भी पूछताछ करता है, साथ ही साथ उसका फोन भी चेक करता है और उन लोगों से कहता है कि जब तक वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो दोनों ही उनके प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। अब कांस्टेबल के पास तभी एक कॉल आता है और रविंद्र उसके साथ गाँव के बाहर बने हुए एक अबैंडन एक पद स्वामी मंदिर में जाते हैं जहाँ पर एक बॉडी मिली थी और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हालांकि लोगों का ये मानना था कि ये मंदिर शापित है तो ये आदमी अगर उसके अंदर गया होगा तो इसलिए मारा गया, लेकिन सवाल ये था कि बॉडी उसकी बाहर कैसे आई क्योंकि अंदर से बाहर आना नामुमकिन है। अब रविंद्र इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि आज पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट भी आई थी और वो जाकर चेक करता है तो वो कंप्लेंट सिमरन गुप्ता नाम की लड़की की थी जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी। लेकिन उसके पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेंट फाइल क्यों करी? अब तभी हम एक हफ्ते बाद केरला के सबरीमाला एरिया के अंदर बलीजा को देखते हैं जो कि किसी काम से यहाँ पर आया हुआ था और हम जानते हैं कि कोमेरी भी यही कहीं रहता है तो वो उसे जंगलों में कहीं जाता हुआ देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। खैर उसका पीछा करते करते रात हो जाती है और कोमेरी खुद ही उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो जान गया था कि बलीजा उसका पीछा कर रहा था। अब बलीजा उसे कहता है कि वो जिंदा है और लौटकर क्यों नहीं आया, उसके परिवार वालों ने ये राज छुपा कर क्यों रखा हुआ है। वो उसको बोलता है कि जंगा भी उसे ढूंढने निकला हुआ है और वो कई दिनों से काम पर भी नहीं गया और आखिर वो ये सब कर क्या रहा है। इस पर वो कहता है कि वो सफाई कर रहा है। और इसी बीच हम गांव का सीन देखते हैं जहां पर रमेश कोमेरी के बेटे की स्कूल की पढ़ाई रुकवा देता है और उसे बेइज्जत करके भगाता है जो कि घर वापस आता है और लक्ष्मी इससे बहुत दुखी हो जाती है जो कि गांव छोड़कर पड़ोसी गांव में जाने लगती है। हालांकि हम उसके कान के अंदर लगी हुई चोट को देख पाते हैं जो कि घर से निकलते वक्त नहीं थी। खैर तभी हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड देव को देख पाते हैं जिसका एक वर्कर प्रकाश उसको बताता है कि उसने 2 महीने पहले जास्तीपल्ली की एक पद्स्वामी टेम्पल पर रिसर्च करी जिसके अंदर बहुत सारे राज दफन हो रखे हैं और उन्हें ये बात गवर्नमेंट को बता देनी चाहिए। इस पर देव कहता है कि ये बात वो अभी किसी को ना बताए और वो उसकी दुबई की एक ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है तो वो पहले दुबई घूम कर आए। हालांकि तभी हम देखते हैं कि देव दुबई के अंदर किसी को प्रकाश की सुपारी दे देता है उसको खत्म करने के लिए जिससे उसकी सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाती है और हम ये समझ पाते हैं कि देव एक पद स्वामी मंदिर के अंदर किसी चीज के पीछे था और वो नहीं चाहता कि ये बात गवर्नमेंट को पता चले। तभी हमें रविंद्र को दिखाया जाता है जो कि इस केस को पिछले 1 हफ्ते से ही सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो वैराया को बताता है कि वो सिमरन गुप्ता की मिसिंग चीज को इन्वेस्टिगेट करने उसके घर हैदराबाद गया था जहां उसे कुछ पता चला। और दोस्तों अब यहाँ पर इस मूवी के असली पत्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 1-2 असली पत्ते नहीं है बल्कि इतने असली पत्ते हैं जिन्हें गिनना भी मुश्किल होने वाला है और फिर भी ये गुत्थी सुलझेगी नहीं, यानी कि पार्ट 3 भी आएगा। एक्साइटमेंट हो रही है ना? मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी। मूवी वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही उलझी हुई है। खैर अब वो ये बताता है कि सिमरन गुप्ता इसी गांव में आई थी सरपंच की बेटी बनकर, मतलब कि हमने आखिरी मूवी में सरपंच की जिस बेटी को देखा था वो उसकी असली बेटी नहीं थी बल्कि वो सिमरन थी जो कि हैदराबाद से यहाँ पर आई थी और वो सरपंच की बेटी बनने का नाटक कर रही थी और एक पद स्वामी मंदिर से भी वो जुड़ी हुई थी। और अब ये उन्हें नहीं पता कि आखिर वो जिंदा है या फिर खत्म हो गई क्योंकि सरपंच जिस दिन मरा था उसी दिन वो वापस अपने घर हैदराबाद जा रही थी जिसे उस रात कोमेरी ने ही अपने ऑटो में पिक किया था। तो अगर सिमरन खत्म हो चुकी है तो कोमेरी ने ही उसको मारा है क्योंकि वो मिसिंग है कई टाइम से। और सबसे बड़ी बात कि क्या कोमेरी जानता था कि वो सरपंच की बेटी असली है भी या फिर नहीं। खैर तभी हम कोमेरी को देखते हैं जो कि बलीजा के साथ श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के पास हिडोकी जंगल में आता है जहाँ पर वो एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक से मिलता है। और यहाँ पर सिद्ध अघोरी तांत्रिक का मतलब है कि उसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, उसे सारे बंधन तोड़ने आता है, सारे रिचुअल्स का ज्ञान है जो कि मोस्ट पावरफुल होता है। और कोमेरी पर वो कोई रिचुअल करता है और उसे कोई रिचुअल सिखाता भी है जो कि बहुत ही ज्यादा डरली था जिसको देखकर ही बलीजा कांप उठता है। और अगले दिन वो उससे पूछता है कि ये सब है क्या, वो ये सब कर क्यों रहा है। तो अब वो बताता है अपना असली मोटिवेशन। और तब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जो कि कोमेरी के गांव के फेस्टिवल से 1 महीने पहले से शुरू होता है। और यहाँ पर फेस्टिवल वाले टाइमलाइन एक कोर की तरह है जिसके आगे पीछे इवेंट्स हुए हैं जो कि लास्ट मूवी में भी बताया गया था। अगर आपको याद हुआ आपने पार्ट 1 देखा है तो मैंने बताया था कि तेलंगाना के अंदर एक काफी फेमस फेस्टिवल उस वक्त हो रहा था। तो ये उससे 1 महीने पहले की चीज है, यानी कि फेस्टिवल आने से 1 महीने पहले की बीच ही टाइमलाइन।
अब कोमिरी को सपने के अंदर एक पद स्वामी मंदिर दिखाई दिया करता था और वहाँ पर उसे बहुत सारे सांप दिखते थे जो कि बहुत सारे खजाने के आसपास घूम रहे थे और वो घबराकर बार बार जाग जाता था। वो हड़बड़ाहट में मंदिर भी जाता है और वहाँ पर उसे काफी ज्यादा हलचल महसूस होती है जिससे वो और परेशान हो जाता है। खैर अब वो अपने अंकल से मिलने जाता है और ये वही अंकल है जिन्होंने जंगा को फोन करके कोमिरी के बारे में ये बताया था कि उसके नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। खैर उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सपने हैं, लेकिन अगले ही दिन वो उसे अर्जेंट में मिलने के लिए बुलाता है और ये कहता है कि उसकी बातों से उसे कोमिरी के पिता की मृत्यु याद आ गई और वो मंदिर वही है जिसके लिए उन्होंने रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस किए थे और वो पूरी कहानी सुनाने लगते हैं। तो वेद पुराणों में जिक्र करा गया है कि जब पांडव अपने वनवास में थे तब वो जास्तीपल्ली आए थे और उन्होंने एक रिचुअल किया था और इस चीज को मानते हुए केरला के राजा मार्तंड वर्मा जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे, उन्होंने वो मंदिर बनवाया था जहाँ पर माना जाता है कि उसके नीचे अथाह खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में अंकल और कोमिरी के पिता जानते थे। और कोमिरी के पिता ने उस खजाने को निकालने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नाग बंधनम तोड़ नहीं पाए थे और मारे गए और वो कोमिरी को इन सब से दूर रखना चाहते थे। तो अंकल ने उसको पढ़ाया और उसकी पढ़ाई खराब हो गई, वो भी कविता के चक्कर में। तो अंकल ने उसको तंत्र मंत्र सिखाए और कोमिरी भी मेहनत करके जीवन यापन करना चाहता था, लेकिन मंदिर का सपने में बार बार दिखना मतलब कि वो खजाना उसका फेट है और अश्लेषा नक्षत्र में ही पैदा होने वाला उस खजाने तक पहुंच सकता है और कोमिरी उसी नक्षत्र में पैदा हुआ है और मंदिर का उसके सपने में दिखने का मतलब यही है कि वही वो खजाना ला सकता है, लेकिन उसे उसके लिए तैयारी करनी होगी और देनी होगी नरबलि उस इंसान की जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता होगा, चाहे वो कोई भी हो। और रिचुअल की पहली पूजा इडुक्की वन के अंदर होगी और उसी वन के अंदर बलिजा उसके साथ गया था और बलि केतुका नक्षत्र में चंद्र ग्रहण में इडुक्की वन के साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में देनी होगी। और तभी कोमिरी तैयार होता है और उसे कॉल आता है जिस पर वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर उसके रिश्तेदार को पुलिस ने पकड़ लिया था। और ये वही सीन है जहाँ पर एक लड़की और एक पिता थे जो कि सरपंच के खिलाफ वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन उल्टा पुलिस ने ही उनको पकड़ लिया था और वहाँ पर कोमिरी ऐसे ही नहीं पहुंचा था, उसको पहले ही फोन आ गया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में लक्ष्मी अंकल के घर पर आती है और उनसे पूछती है कि कोमिरी घर छोड़कर गया था, उससे पहले वो अंकल से भी मिलने आया था, लेकिन ये बात उसने उनको क्यों नहीं बताई। और तभी अंकल बताते हैं कि वो कभी कविता को भुला ही नहीं पाया था। और दूसरी ओर कोमिरी भी बलिजा को सच बताने लगता है जिसके साथ हम कुछ और फ्लैशबैक्स को देख पाते हैं। तो कोमिरी सैक्रिफाइस के लिए उस इंसान के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसे कविता दिखाई देती है जो कि गांव में अपने पति के साथ रहने आई और उसके पुराने प्यार की यादें भी ताजा हो गई थी। इसके ऊपर वो नजर रखने लगा और वो उससे मिला भी था जिसने उससे नॉर्मल बातें करी थी। वो बताती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है, साथ ही साथ वो जल्दी माँ बनने वाली है। वो कोमिरी से ये भी कह देती है कि वो तो उसका बचपन का प्यार था और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब कोमिरी उसे हमेशा से ही चाहता था और बचपन का प्यार सच्चा होता है, तो उसको फाइनली वो मोस्ट लविंग पर्सन मिल चुका है जिसका उसे सैक्रिफाइस करना था। यानी कि नाग बंधनम तोड़ने के लिए अपने लव्ड वंस का भी सैक्रिफाइस जरूरी है। खैर अब फेस्टिवल से 4 दिन पहले वो एक पद स्वामी मंदिर जाता है वास्तु पूजा करने के लिए और वहाँ पर उसे सरपंच अपनी बेटी के साथ दिखाई देता है और हम जानते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं थी, वो तो सिमरन थी जो कि हैदराबाद से यहाँ आई थी। लेकिन ऑब्वियसली कोमिरी को ये बात नहीं पता थी, लेकिन वो इतना समझ जाता है कि ये दोनों भी मंदिर के राज जरूर जानते हैं और अब वो एक प्लान बनाता है। वो उसी रात रेणु का अवतारम करता है, लेकिन वो सिर्फ कविता के लिए नहीं था बल्कि सरपंच की बेटी पर भी वो यही करता है और वो दोनों एक साथ बीमार हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर कविता का एबॉर्शन तक करवा देता है। जी हाँ, और डॉक्टर उसकी फैमिली को झूठी बातें बताता है कि कविता की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, जबकि मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि उसकी फैमिली बिल्कुल खुश थी और उसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने ऐसी झूठी बातें इसलिए बोली थी, यानी ये कोमिरी के कहने पर। और ये हम जानते हैं कि रेणु का अवतारम के चलते बॉडी के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, जिससे चेहरा भी पहचानना मुश्किल है। और उस दिन सिमरन उसकी ऑटो में बैठी हुई थी जिसको वो हॉस्पिटल ले गया, यानी कि वो हैदराबाद नहीं जा पाई, उसको वो हॉस्पिटल ले आया था और उसे कविता से बदल दिया गया। तो ऐसे सिमरन मारी गई थी जिसको सभी ने कविता समझकर जला दिया, यानी कि वो चिता किसी और की नहीं बल्कि सिमरन की थी और कविता पर उसने पहला रिचुअल किया था और उससे रेणु का अवतारम हटाया और ये रिचुअल 2 पोर्शन में हुआ था। यानी कि जब वो चिता के सामने गया था तो वो कविता के ऊपर से उस अवतारम को हटा रहा था।
खैर अब ये सब खत्म होने पर अंकल ने उसको ये बताया कि वो सिमरन वाले रेणुका अवतारम का आखिरी स्टेप करे और अगले दिन दूसरे गांव के स्टेशन पर उनसे मिले जो कि कविता को अपने साथ ले आएंगे। खैर अब वो रात को बलीजा की चप्पलें पहनकर सिमरन की चिता पर गया जो कि सबकी नजर में कविता की चिता थी, जहाँ पर रमेश आया और उनसे हाथापाई हुई। उसके चक्कर में मल्ली जल गया और वो भाग गया। अब अगले दिन वो स्टेशन जाता है जिसे अंकल रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, कुछ पीने को देते हैं जो कि उसे सुबह शाम पीना था, और फिर वो कविता को उसके साथ भेज देते हैं और वो दोनों केरल आकर रहने लगते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सारी चीजें कैसे घटित हुई थी। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देव को देखते हैं जिससे उसकी सेक्रेटरी ये पूछती है कि वो उस मंदिर के पीछे आखिर है क्यों। इस पर वो उसको पूरी कहानी बताता है और हमने आखिरी मूवी के अंदर एक प्रेजेंटेशन भी देखी थी स्टार्टिंग में, तो वो देव ही देख रहा था जहाँ पर उसे बताया जाता है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर ढेर सारा खजाना है जो कि सब जानते हैं, जिससे कि वहाँ की मिट्टी के अंदर बदलाव हुए और वहाँ पर अलग अलग तरह के सांप मिलने लगे, रेप्टाइल्स भी मिलने लगे जो कि नॉर्मल नहीं होते। और सेम ऐसी ही चीज एक पद स्वामी टेम्पल के आसपास मिली है, यानी कि जास्ती पल्ले गांव के अंदर, जहां पर माना जा रहा है कि वहां शायद सबसे ज्यादा खजाना है। और असल में राजा ने 12 टेम्पल्स ऐसे बनवाए थे जिनमें से एक पद स्वामी भी है। और ये जानकर ही देव ने वहां पर रिसर्च करवानी शुरू करी। उसने जास्ती पल्ली के सरपंच को पैसे खिलाए और अपनी एक वर्कर गांव में भेजी, जिसे सरपंच ने अपनी बेटी कहकर वहां पर रखा ताकि वो फ्रीली रिसर्च कर पाए, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिमरन ही थी। और फिर सरपंच का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया और सिमरन को कोमिरी ने मारा, ये हम जानते हैं। और फिर देव ने एक और भयानक चीज करी कि उसने गांव के अंदर एक आदमी की मदद ली और उसने मंदिर के अंदर कुछ ऐसा कराया जिससे सबको ये लगे कि ये मंदिर श्रापित है। और वो आदमी गाँव के लोगों को कुछ भी पता नहीं लगने देना चाहता था, लेकिन वो आदमी भी मंदिर के बाहर मारा हुआ मिला था। और अब देव का प्लान काफी दिक्कत में आने लगा था, क्योंकि उसके जितने भी प्यादे थे वो सारे खत्म हो चुके थे। उसके पास मंदिर की अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर अब इसी बीच कोमिरी ने भी कविता के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसको खत्म कर दिया, उसकी बलि दे दी और फिर उसके खून से रिचुअल पूरा करके उसके खून को पीकर उससे नहाकर खुद को शक्तियां दी। खैर फिर से मूवी प्रेजेंट टाइम में रविंद्र की तरफ आ जाती है और कोमिरी को वो अरेस्ट करने लगता है, लेकिन वो उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते खाई में गिर पड़ता है, जिससे कि रविंद्र काफी परेशान था। अब अगली सुबह तक वो लोग कोमिरी को ढूंढते हैं, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलता। और अब वक्त आता है और भी ज्यादा असली पत्ते खुलने का। तो कोमिरी के अंकल से रविंद्र ने पूछताछ करी है और अब बलीजा को वो बताता है कि कोमिरी ने जिसकी बलि दी थी वो कविता थी ही नहीं, बल्कि वो तो रमूला थी। जी हाँ, यानी कि वो अपने मायके नहीं रही थी, बल्कि वो तो कोमिरी के साथ ही रह रही थी। और हमको बार बार कविता क्यों नजर आ रही थी, तो इसका रीजन भी अभी मैं आपको बताता हूँ। असल में उस रात जो रिचुअल था ना, वो एक पल के लिए डिस्टर्ब हो गया था, यानी कि जो रेणुका अवतारम था उसके अंदर कविता की जान चली गई थी। लेकिन अंकल ने ये बात कोमिरी को नहीं बताई और उसकी बॉडी को छुपा दिया। आई बिलीव जब कोमिरी और जंगा के अंकल ने जंगा को कॉल किया था कि कोमिरी के नक्षत्र ठीक नहीं है, उसका इनडायरेक्ट यही मतलब था। अब रमूला उनके ही रिश्तेदार की बेटी थी जिसे वो पहले से जानते थे, लेकिन वो मेंटली अनस्टेबल थी, जिसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। और उसने जब कोमिरी को देखा तो वो उसको चाहने लगी थी और अंकल ने उसको वादा कर दिया था कि वो उसे कोमिरी से जरूर मिला देंगे। और इसी बीच वो बलीजा से शादी करके उसकी ही नेबर बन गई। और फिर जब कविता मारी गई तो अंकल ने उसे ही कविता की जगह भेजा और उन्होंने वो रक्षा सूत्र कोमिरी को बांधा था। आपको याद होगा, उसे पीने के लिए जल दिया गया था, वो असल में वशीकरण के लिए था, ताकि उसे रमूला की जगह कविता दिखती रहे और हम ऑडियंस को ही ऐसे धोखा दिया गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमें वो वशीकरण जल पीने के लिए दिया गया है। खैर उसके बाद ये दोनों कहाँ गए, क्या क्या हुआ हम जानते हैं। साथ ही साथ सेम टाइम पर रविंद्र ने भी सिमरन की दोस्त से पूछताछ करके मंदिर के बारे में सारी चीजें पता कर ली थी। यानी कि कोमिरी के साथ केरला जाने के लिए जो लड़की अगले दिन गांव के स्टॉप पर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि रमूला थी। वो कभी अपने मायके नहीं गई थी, बल्कि वो तो उसके साथ ही थी, यानी कि कोमिरी के साथ, जिसका सैक्रिफाइस वो ऑलरेडी दे चुका है। कविता भी खत्म हो गई, सिमरन भी खत्म हो गई, रमूला भी नहीं बची और ये बात अभी बलीजा को नहीं पता। खैर तभी हम कोमिरी को देख पाते हैं जो कि बच गया था खाई में गिरने से, और वो एक पद स्वामी मंदिर आता है, रिचुअल करता है जिसके पास ढेर सारे नाग आ जाते हैं जो कि पल में उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन वो सिद्ध होकर आया था और खास नक्षत्रों में पैदा हुआ था, जिसके चलते वो नाग बंधनम तोड़ देता है। अब वो मंदिर के गर्भगृह में जाता है जहाँ पर वो कुछ शॉकिंग देखता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है।
खैर तभी हम लक्ष्मी को देख पाते हैं जो कि अपने पहाड़ी वाले घर पर थी, जहाँ पर कुमिरी उससे मिलने आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे खाना बनाकर खिलाती है। और तभी वो रिवील करती है कि वो अंकल को जहर देकर खत्म कर चुकी है, जिसने कि कुमिरी को सही सलाह ना देकर बलि जैसी चीजें करवाई और वो मंदिर और खजाने के बारे में जानती है। लेकिन उन्हें वो नहीं चाहिए, बल्कि उनके बेटे के लिए शिक्षा चाहिए। और उस दिन वो रमेश के घर गई थी उससे माफी मांगने के लिए, जिसने उसको मारा था, उसकी इंसल्ट करी थी। इनफैक्ट उससे स्लीपर्स और शूज को भी नमन करवाया था और इसलिए उसके कान पर चोट लग गई थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो अपने बेटे के साथ दूसरे गांव में जा रही थी, लेकिन उसके कान में चोट लगी हुई थी। तो वो चोट ऐसे लगी थी और वो अपने बेटे को खजाना नहीं बल्कि शिक्षा देना चाहती है, ताकि वो ऐसे कामों में कभी पड़े ही ना, जैसे कि कुमिरी पड़ गया था। और अगर उसका बेटा अच्छी शिक्षा लेगा तो वो खुद के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खराब नहीं करेगा, जैसे कि कुमिरी ने इतनी सारी जिंदगी खराब करी। अब तभी शौकीन चीज ये होती है कि लक्ष्मी ने कुमिरी को भी खाने में जहर दे दिया था, जिससे कि वो पैरालाइज होने लगता है। और वो रिवील करती है आखिरी असली पत्ते कि कुमिरी जानता था कि उसके साथ कविता नहीं बल्कि रमूला गई है। जी हाँ, इनफैक्ट उसके रिश्तेदार समा भैया ने स्टेशन पर भी उसको देखा था और वही बताने वो उसके घर आया था, यानी कि लक्ष्मी के घर पर। और इसलिए वो कुमिरी के अंकल के पास भी गई थी। और असल में कुमिरी ने वो रक्षा सूत्र उसी दिन निकाल दिया था, मतलब वशीकरण तोड़ दिया था। वो जानता था कि वो रमूला के साथ है, इवन दो वो रमूला को नाम से पुकारता तक भी है। और रमूला तो मेंटली थोड़ी सी इल थी, जिसके चलते उसको ये सब समझ में नहीं आया। यानी कि कुमिरी को खाली अपना रिचुअल पूरा करना था, वो खजाना बना था। वो अपने ड्रीम्स के चलते बिल्कुल पागल हो चुका था। खैर अब तभी दुखी लक्ष्मी खुद भी जहर खाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन आता है जो कि उसे शूट कर देता है। अब तभी हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देव और उसकी टीम के पास देखते हैं, जो कि उस मंदिर के पीछे है। अब तभी हम बलीजा और रविंद्र को लक्ष्मी और कुमिरी की चदा के पास देख पाते हैं, जहाँ पर रविंद्र के पास जंगा का कॉल आता है, जिसे उसने कहीं पर भेजा हुआ था। और मूवी की शुरुआत वाले अघोरी से किसी ने नाग बंधनम को तोड़ने की बात करी थी, वो जंगा ही था। अब कुमिरी को रमूला के बारे में कैसे पता? वो आदमी मंदिर के बाहर कैसे मरा हुआ मिला था? उसे किसने मारा? जंगा कहाँ पर गया हुआ था? और रविंद्र का इसमें क्या हाथ था? क्या वो जंगा के बारे में पहले से जानता था? वो मिस्टीरियस पर्सन और देव और टीम आगे क्या करेंगे? वो मिस्टीरियस पर्सन है कौन? और मंदिर के अंदर ऐसे क्या क्या राज दफन है जो कि हमको नहीं पता? और कुमिरी बिना खजाना लिए वहां से क्यों वापस आया लक्ष्मी के पास? और कुमिरी ने गर्भगृह में ऐसा क्या देखा था जिससे वो शॉक्ड हो गया था? तो इन सब सवालों के जवाब हमको मिलेंगे पार्ट 3 में। और वो इसी के साथ में ये पार्ट 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी माँ ओरी पुली मेरा पार्ट 2 फिल्म की कहानी और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 के अंदर तो और भी ज्यादा सवाल हमारे सामने आ चुके हैं कि ऐसा वहाँ पर है क्या जिसके चलते इतने सारे लोग मारे गए। और चलो कुमिरी ने खजाने के लिए जो किया सो किया, लेकिन वो खजाना लेकर आया क्यों नहीं? उसने गर्भगृह के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसके चलते वो सीधा अपनी बीवी के पास में आ गया? यहाँ पर अभी भी कई सारे ऐसे राज हैं जो कि अभी तक खुले नहीं हैं और ये पार्ट भी एक काफी बड़ा हिट हुआ है। तो मेरे हिसाब से पार्ट 3 भी जरूर आएगा और जब भी वो आएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिली जाएगी। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लग रही है। मुझे तो पर्सनली ये काफी बढ़िया लगी। इनफैक्ट हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है ये। और सच बताऊं तो मुझे हॉलीवुड मूवीज खुद एक्सप्लेन करने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट वगैरह काफी बोरिंग हो चुके हैं। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो साउथ इंडियन हॉरर मूवीज और थ्रिलर काफी बढ़िया रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और पार्ट 3 के लिए ढेर सारे कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए